हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और क्लास 6 के एनसीईआरटी में ज्योग्राफी हम कर रहे हैं। ज्योग्राफी का ये चैप्टर है 4। तो इसके पहले मैंने हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए उसको देखिए। और ये है चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 हम करेंगे, मानचित्र है मतलब मैप है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गाँव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम किसका यूज़ करते हैं? मानचित्र का यूज़ करते हैं। क्योंकि मानचित्र जो चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है, लेकिन यह गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य को हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रखा जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने पर खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों में एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। और मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित करते हैं। तो मानचित्र पहले भौतिक मानचित्र मतलब फिजिकल मैप होते हैं। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जैसे पर्वत, पठारों, मैदान, नदियों, महासागर इत्यादि की जानकारी हमको मानचित्र कौन से? भौतिक मानचित्र से मिलती है। और राजनीतिक मानचित्र के पॉलिटिकल मैप क्या होते हैं? राज्यों, नगरों, शहरों, गाँवों और विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों तथा उनकी सीमा को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। और थीमेटिक मानचित्र क्या होते हैं? कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। और इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्रों के 3 घटक होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी क्या होता है? मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। तो यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। इसलिए इस उद्देश्य के लिए बड़े पैमाने पर चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र 2 सेमी की दूरी से व्यक्त किया जा सकता है। और मानचित्र 1 सेमी स्थल के 5 किमी को दर्शाएगा। इस आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेमी बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप इससे डिस्टेंस पता कर सकते हैं। अगर आपको पैमाने की जानकारी तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। तो जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग में जैसे महाद्वीपों और देशों को कागज पर दिखाना होता है तो हम छोटे बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र में 5 सेमी स्थल की 500 किमी को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने पर मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेमी से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने पर वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर एक मानचित्र है, तो सामुदायिक केंद्र है यहाँ पर, और पेड़ है, खेल का मैदान है, पीओ है, कुआं है, विद्यालय है, विकास घर है, शीला घर है और करीम का घर है। तो इस तरह से आप भी अपना बना सकते हैं अपने घर का मैप। तो यहाँ पर उत्तर ऊपर की जो लाइन जाती है उसको उत्तर कहते हैं, नीचे का दक्षिण कहते हैं, और इधर साइड में आप देखेंगे लेफ्ट साइड में पश्चिम है और राइट साइड में पूर्व है। तो उसके बाद उत्तर पूर्व है, दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पश्चिम आप देख सकते हैं। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर उत्तर। तो ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ। तो अब आगे हम करेंगे प्रतीक क्या होते हैं। तो किसी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक होता है किसी मानचित्र का वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां, जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं हुआ। इसलिए वे मानचित्र निश्चित अक्षरों, छायांकनों और रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तो आप किसी दिशा के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पर रेलवे लाइन को एक लाइन से दर्शाया गया है, आप देख सकते हो फिगर। और सड़कें, पक्की सड़कें, कच्ची सड़कें, पक्की सड़कें सीधी लाइन में ब्रेक ब्रेक करके कच्ची सड़कों को दर्शाया गया है। सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बिंदु करके और लाइन खींच के बड़े बड़े दर्शाया गया है। और राज्य को छोटे छोटे में 3 लाइन करके, और जिला को डॉटेड कर मतलब केवल लाइन करके। नदी, कुआं, तालाब है तो नदी को इस तरह से दर्शाया गया, आप देख सकते हैं नीला वाला।
नदी है ये, कुआँ है ये, और ये है तालाब का है, और ये नहर का है, और ये पुल का है, और मंदिर का है ये, गिरजाघर का है ये, मस्जिद का है और ये छतरी का है। और पोस्ट ऑफिस को देख सकते हैं, पीओ करके है, पीटीओ देख सकते हैं थोड़ा बड़ा है, पीएस, एक मिनट यहाँ पर, तो पोस्ट ऑफिस को देख सकते हैं ये है, और इस तरह से पीटीओ है, पीएस है, और यहाँ पर बस्ती को इस तरह रेड लाइट में जोड़ा गया है, और कब्रिस्तान को इस तरह से देख सकते हैं 3 डॉटेड हैं। पेड़ को तो देख ही रहे हो आप, घास को देख ही रहे हो। तो मानचित्र की जानकारी प्राप्त कर सकते, मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे आसानी से समझा जा सकता है। तो सब इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रोड देखिए, बसंतपुर देख रहे हैं, गांव है एक, यहाँ पर मानचित्र सुंदरपुर है, डुमरी है, इस तरह से आप बना सकते हैं। आपके विद्यालय से कौन सी नदी उदी जाती है तो उसको देख प्रतीक कहते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक होते हैं जो दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इन्हीं उद्देश्य से किया जाता है कि नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय के लिए, और भूरे रंग के का इस्तेमाल पर्वतों के लिए, पीले रंग का पठारों के लिए, और हरे रंग का मैदानों के लिए किया जाता है। रेखा चित्र क्या होते हैं? तो रेखा चित्र एक आरेखन होता है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। तो खाका क्या होता है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। तो और क्या होता है? तो एक बड़े पैमाने पर मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, उस समय हम लोग बड़े पैमाने पर रेखा चित्र खींच सकते हैं और खाका तैयार कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है जो आपको करना है, टेलीग्राम पे करना है, ये कमेंट बॉक्स में। मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से हैं? मानचित्र के पैमाने में आप क्या समझते हैं? ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक क्यों होते हैं? मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर बताना है। कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? प्रतीक किस मानचित्र के अध्ययन से सहायक होते हैं? तो वृक्षों के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र कौन है? तो वृक्षों को कौन दर्शाएगा? राजनीतिक, थीमेटिक या भौतिक? ये आपको बताना है। सारे आंसर आपको देने हैं, क्योंकि नीले रंग का इस्तेमाल किसके लिए किया जाएगा और दिक्सूचक का उपयोग किसके लिए किया जाएगा, पैमाना आवश्यक क्यों है। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, आपका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए।